नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव का। आपको पता है 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और 21 अगस्त तक नामांकन भरा जाना है। आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आपने देखा 2 दिन पहले रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम की घोषणा की थी। सीपी राधाकृष्णन को भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। तमिलनाडु से ये तीसरे उपराष्ट्रपति पद, अगर ये जीतते हैं तो तीसरे व्यक्ति होंगे जो उपराष्ट्रपति बनेंगे और जिनका संबंध तमिलनाडु से है। इससे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और आर वेंकट रमन, ये 2 पहले उपराष्ट्रपति बने जो बाद में राष्ट्रपति भी बने। तो ये तो भविष्य बताएगा कि डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन राष्ट्रपति भी बनते हैं या नहीं बनते हैं, उसमें अभी समय है। लेकिन जो चुनाव इनके मुकाबले इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर महागठबंधन ने नहले पे दहला मारा है। जिस प्रकार से एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर तमिलनाडु के चुनाव को साधने का प्रयास किया और एमके स्टालिन के लिए एक धर्म संकट वाली स्थिति खराब उत्पन्न की। चूंकि आपको पता है कि इसी वर्ष एक वर्ष के अंदर अगले वर्ष मई तक तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उस विधानसभा के चुनाव में तमिलनाडु के चुनाव को साधने के लिए बीजेपी ने तमिलनाडु के अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, महाराष्ट्र के राज्यपाल, कोयंबटूर से 2 बार सांसद रह चुके, पिछड़ी जाति से संबंध रखने वाला सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाकर साह दिया एमके स्टालिन को कि अब आप तमिल के नाम पर सीपी राधाकृष्णन का समर्थन कीजिए। उसी का जवाब देते हुए महागठबंधन ने, राहुल गांधी के नेतृत्व वाला महागठबंधन की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी, जिनका संबंध तेलुगु जाति समाज से है, आंध्र प्रदेश से, पुराना जो आंध्र प्रदेश है उससे है, वर्तमान में इनका जो जिला वो तेलंगाना का हिस्सा है। और इस खेल में कहीं ना कहीं जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उनकी बड़ी भूमिका रही है। आपने कई दिनों से सुना होगा कि राहुल गांधी के संपर्क में चंद्रबाबू नायडू हैं। यह भी एक पेच है, देखना है इसका क्या रिजल्ट होता है। तो एक प्रकार से जैसे एनडीए ने प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया एमके स्टालिन को फंसाने का प्रयास किया, एक तमिल को, और वो भी पिछड़े वर्ग का तमिल को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाकर और चुनाव में इसको इनकैश करने के लिए, उसी प्रकार की दुविधा महागठबंधन ने, इंडिया अलायंस ने, राहुल गांधी ने अब खड़ा कर दिया है 3 बड़े नेताओं के लिए। चंद्रबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी और तीसरा नाम है इनका जो टीआरएस के जो प्रमुख है के चंद्रशेखर राव। इनके लिए भी जो है ये संकट खड़ी हो गई है। चूंकि अगर हम समीकरण देखेंगे, अगर जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि इलेक्टोरल कॉलेज में एनडीए का बहुमत है। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बहुमत कोई बहुत बड़ा नहीं है। जहां तक अंकगणित का सवाल है उसको समझिए पहले कि सबसे पहले कि वहां की जो स्थिति है, मतलब जो इलेक्टोरल कॉलेज है इनका, जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, ठीक है। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी के लोकसभा में 16 सदस्य हैं और राज्यसभा में 2, मतलब 18 वोट हैं तेलुगु देशम पार्टी के पास। साथ ही जगन मोहन रेड्डी जो वाईएसआरसीपी के नेता है, अध्यक्ष है, उनके पास लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 7 मेंबर हैं। 4 7 11, 18 11 29, ठीक है। उसके अलावे आप देखिए, उसके अलावे जो एमके स्टालिन की जो डीएमके है, उनके पास 32 वोट है। तो 16 2 18, 4 22, 7 29 और 32, 61
66 वोट दांव पर लगे हैं। लेकिन इस वोट से परिणाम प्रभावित नहीं होगा, लेकिन जो चुनावी पॉलिटिकल नैरेटिव है वो जरूर प्रभावित होगा। और इस मामले में मुझे जहां तक लगता है, चूंकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें एमके स्टालिन के लिए परेशानी ज्यादा होगी। वैसे इससे बचाव का एक बयान जो है, अब उस बयान की प्रतिक्रिया क्या होगी कहना मुश्किल है। एमके स्टालिन की पार्टी की ओर से एक ब्रीफिंग आ गई है। एमके स्टालिन की पार्टी के लोगों ने बताया कि सीपी राधाकृष्णन हिंदू तमिल हैं, इसीलिए उनका समर्थन नहीं होगा। मतलब हिंदू तमिल हैं इसीलिए उनका समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि हम किसी सेकुलर तमिल का समर्थन करेंगे। होता तो समर्थन करते, तो एक स्टैंड क्लियर हो गया। लेकिन यह चुनावी मुद्दा बनेगा विधानसभा चुनाव में। अब इसका कितना नुकसान होता है, कितना फायदा होगा, ये तो चुनाव के परिणाम आने से बताएगा। लेकिन जो मैंने कहा, चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे जगन मोहन रेड्डी हो, चाहे के चंद्रशेखर राव हो, इनकी प्रतिष्ठा लगभग नहीं फंसी है। उसका कारण समझिए। उसका कारण यह है कि ये जो दोनों राज्य हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, लगभग 3.5 साल के बाद चुनाव होने हैं। तब तक इतिहास यही है कि भारत में मतदाताओं की याददाश्त बहुत ही कमजोर होती है। मतदाता किसी मुद्दे को, किसी भी विषय को बहुत अधिक दिनों तक याद नहीं रखते। इसकी कई उदाहरण हमें, अगर हम थोड़ा सा इतिहास का पन्ना पलटेंगे अगर, तो कई बार मिलेगा जब लोग इस बात को याद नहीं रखते, आम मतदाता। इसीलिए इसका मुझे लगता है चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआरसीपी पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, इस बहाने एक चीज ये है कि चूंकि एनडीए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो निर्भर है चंद्रबाबू नायडू के समर्थन पर। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। अगर आज चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लें, वाईएसआरसीपी उनके साथ हो जाए, तो ये 16 और 4 20 लोकसभा सदस्य का समर्थन अगर वापस हो जाए, तो कोई वैकल्पिक सरकार भी बन सकती है। एक तो उस परिस्थिति में क्या होता है मित्रों, कि उपराष्ट्रपति तो बीजेपी का हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है इनसे। लेकिन यदि ऐसा कोई होता है, तेलुगु प्राइड के नाम पर ऐसा पहले हो चुका है आंध्र प्रदेश में। आपको याद होगा कि नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने थे 1991 में, ठीक है, तो नरसिम्हा राव न लोकसभा न राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। तो नरसिम्हा राव ने आंध्र प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ा। वो 2 जगह से लड़े थे, महाराष्ट्र में भी लड़े थे और आंध्र प्रदेश से भी लड़े थे। तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री एनटी रामाराव ने उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं दिया था, तेलुगु बिट्टा के नाम पर। मतलब तेलुगु बेटा प्रधानमंत्री है इसलिए नहीं दिया। ऐसा ही खेल तब महाराष्ट्र में हुआ था, जब प्रतिभा देवी पाटिल राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनी थी। तो बाला साहब ठाकरे ने एनडीए के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, बीजेपी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया था, बल्कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को वोट दिया था। तो ये ऐसे कई उदाहरण हैं देश की राजनीति में जब ऐसा खेल हो चुका है। तो यदि बार्गेनिंग, चूंकि इसके लिए चंद्रबाबू नायडू जाने जाते हैं, याद कीजिए चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से इससे पहले भी 2 बार अलग हो चुके हैं। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय और दूसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार के समय। 2014 की जो सरकार थी उसमें गठबंधन में शामिल थे, सरकार में शामिल थे, मंत्री थे उनके पार्टी के लोग, फिर बाहर आ गए थे, ये आरोप लगाकर कि भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश के हित के साथ सौतेलापन व्यवहार करती है, इसीलिए बाहर आ गए थे चंद्रबाबू नायडू। तो चंद्रबाबू नायडू का ये इतिहास रहा है। तो यदि चंद्रबाबू नायडू ने कोई गेम करने की कोशिश की इसी मुद्दे पर, तो उनको दोहरा लाभ, एक मौका है उनके लिए। और जिस प्रकार का बयान रमन्ता रेड्डी ने दिया, जिस प्रकार का बयान जगन मोहन रेड्डी ने दिया है, इन दोनों बयान को जोड़ेंगे और चंद्रबाबू नायडू की परिस्थिति को देखेंगे, तो ऐसा किसी खेल की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।